Learn with Zenith Guru. My name is प्रत्याक्षा द्विवेदी और आज हम क्लास 8 के साइंस सब्जेक्ट का थर्ड चैप्टर जिसका नाम है कोल एंड पेट्रोलियम स्टार्ट करेंगे। तो कोल और पेट्रोलियम हमारे नेचुरल रिसोर्सेज माने जाते हैं, ठीक है, जो हमें नेचर के वजह से मिले हैं। और नेचुरल रिसोर्सेज में और भी बहुत सी चीज़ें आती हैं, उसमें क्या क्या आ जाता है, एयर, वाटर, सॉइल, मिनरल्स, ये सब हमें कहाँ से ऑब्टेन होता है, हमें नेचर से ऑब्टेन होता है। इसीलिए हम इन्हें क्या कहते हैं, इन्हें हम नेचुरल रिसोर्सेज कहते हैं। जो भी ऐसा कुछ जो हम आज यूटिलाइज कर रहे हैं, जो ऑलरेडी हमें नेचर से मिल चुका है, वो हमारी नेचुरल रिसोर्सेज हो जाएंगी। और ऐसी बहुत से रिसोर्सेज होते हैं जो हम ह्यूमन बींग्स खुद बनाते हैं। अब उसमें हमारे क्या आ जाएंगे, हमारे मैन मेड रिसोर्सेज आ जाएंगी। नाम से ही पता चलता है मैन मेड, इंसान का बनाया हुआ। अब यहाँ पे हमें एक टेबल दिया है, उसमें हमें कुछ नेचुरल रिसोर्सेज लिस्ट करनी है और कुछ मैन मेड रिसोर्सेज लिस्ट करनी है। नाउ लेट्स सी, नेचुरल में हम सबसे पहली चीज क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं हमारी एयर, ठीक है। अब वैसे ही मैन मेड में हम क्या लिख सकते हैं, मैन मेड में हम लिख सकते हैं हम सोलर एनर्जी लिख सकते हैं। मैन मेड में सोलर एनर्जी क्या होती है, आपने देखा होगा, बहुत जो बड़ी इंस्टीट्यूशंस होती हैं, बिल्डिंग्स होते हैं, आजकल तो लोग अपने घरों पे भी लगाने लगे हैं, सोलर पैनल्स लगाते हैं, जो सनलाइट जो उन पे पड़ती है उससे एनर्जी जनरेट करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। अब नेचुरल रिसोर्सेज में एयर था, हम वाटर लिख सकते हैं, हमने वाटर लिखा। वाटर के बाद तो हमारे मैनमेड में क्या आ जाएगा, हमारी विंड एनर्जी आ जाएगी। यहाँ पे हमारे मिनरल्स आ जाएंगे, कोल, पेट्रोलियम, ये सब आ जाएगा। ऐसे यहाँ पे हमारे क्या आ जाएंगे, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स, अब देखिए एयर, वाटर, मिनरल्स, कोल, पेट्रोलियम, ये सब हमें नेचर से मिला है, ये सब हमें नेचर द्वारा दिया गया है। बट जो हमने खुद बनाया है उसमें क्या क्या मैंने आपको नोट डाउन करवाया, सोलर एनर्जी नोट डाउन करवाई, सोलर पैनल्स के थ्रू विंड एनर्जी नोट डाउन करवाई। आपने ये बड़ी बड़ी विंडमिल्स देखी होंगी जिन्हें हम हिंदी में पवन चक्की बोलते हैं, जो कि हवा के अकॉर्डिंग घूमती हैं और फिर वो घूम घूम के क्या करती हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती हैं। वैसे ही हमारे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स होते हैं, डैम्स, रिवर्स में जो डैम्स बनते हैं उससे यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। वाटर बहुत ही हाई स्पीड में टर्बाइन पे गिरता है और वो टर्बाइन रोटेट करती है, जब टर्बाइन रोटेट करती है तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। तो ये तो हमारी अपनी बनाई हुई हो गई। अब ऐसे ही रिसोर्सेज को दो टाइप्स में क्लासिफाई भी किया गया है। एक है हमारी इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज, एक होती है हमारी एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज कौन सी होंगी, इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज वो नेचुरल रिसोर्सेज होंगी जो नेचर में अनलिमिटेड क्वांटिटी में है, ठीक है। नाम से ही पता चलता है इनएग्जॉस्टिबल, जिसको एग्जॉस्ट ना किया जाए, जो कभी खत्म नहीं होगी, क्योंकि वो नेचर में अबंडेंस में, इतनी क्वांटिटी में है कि उसकी कोई लिमिट ही नहीं है। अब इसमें हमारा क्या क्या आ जाएगा, सनलाइट, एयर, ठीक है, दे आर नॉट लाइकली टू बी एग्जॉस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज। हमारे की गए एक्सप्लॉयटेशन के बाद भी वो कभी खत्म नहीं होगी। इसीलिए इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज को एक बेटर फॉर्म ऑफ रिसोर्स भी माना जाता है, क्योंकि जो एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज हैं उनको ये हेल्प करती है कि मतलब वो इतने अमाउंट में ना एग्जॉस्ट हो जाए कि कल को वो रहे ही ना, ठीक है। इसीलिए आजकल ये जितनी भी मैन मेड रिसोर्सेज हैं, ये किसका एग्जाम्पल हो जाएंगे, इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज का। अब आते हैं एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज पे। नाम से ही अगेन पता चलेगा कि जो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद एग्जॉस्ट हो जाए, खत्म हो जाए। द अमाउंट ऑफ दीज रिसोर्सेज इन नेचर इज लिमिटेड।
दे कैन बी एग्जॉस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज। दे कैन बी, एग्जाम्पल में क्या आ जाएगा हमारे, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, मिनरल्स, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस। इनको अगर हम ज्यादा यूज करेंगे, एक्सप्लॉइट करेंगे, तो आफ्टर अ सर्टेन टाइम पीरियड ये खत्म हो सकती है, क्योंकि ये ऑलरेडी बहुत मुश्किल से बनी है, मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ ईयर्स के डिपॉजिट से हमें मिलती हैं। इन्हें वापस क्रिएट होने में भी तो उतने साल लगेंगे ना, इसलिए हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम इन्हें बहुत ही तरीके से इस्तेमाल करें, इनको एक्सप्लॉइट ना करें, बेवजह इन्हें यूज ना करें, इसमें किसी भी तरह की इनके यूजेस में कुछ भी ऐसा करप्शन ना हो कि ये इतने अबंडेंस में यूज हो जाए कि आने वाले कुछ सालों बाद हमें ये अवेलेबल ही ना हो। ठीक है, तो हमने यहाँ पे दो टाइप्स पढ़ ली। क्या पढ़ा हमने, इनएग्जॉस्टिबल जो कि कभी खत्म नहीं हो सकती, और हमने पढ़ा एग्जॉस्टिबल जो कि आफ्टर अ सर्टेन टाइम पीरियड खत्म हो जाएगी। अब हम पढ़ेंगे कोल के बारे में। कोल क्या होता है, अगर कोई नॉर्मली पूछे तो लोग बोल देंगे कोयला, बट इसके बारे में हम इस चैप्टर में अच्छे से पढ़ेंगे कि इसके कितने टाइप्स होते हैं, ये कैसा होता है, इसके यूजेस कहाँ होते हैं, पुराने टाइम में कैसे यूज किया जाता था, और अब इसकी नई इंडस्ट्रीज में भी क्या क्या काम है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो कोल, इट इज एज हार्ड एज स्टोन एंड इज ब्लैक इन कलर। यहाँ पे कोल की एक पिक्चर भी दी हुई है। उसके बाद ये फ्यूल के तौर पे यूज होता था खाने के टाइम, मतलब पुराने टाइम पे खाना बनाने के लिए ऐसा फ्यूल यूज होता था। आजकल हमारे पास एलपीजी सिलेंडर्स हैं, बट उस टाइम पे एलपीजी सिलेंडर्स या गैस स्टोव्स नहीं होते थे, तो जो चूल्हे पे खाना बनता था उसमें कोल वाज यूज्ड एज फ्यूल। उसके बाद अर्लियर इट वाज यूज्ड इन रेलवे इंजन्स टू प्रोड्यूस स्टीम टू रन द इंजन। अगर आप कोई भी पुरानी मूवी देखेंगे, और स्पेशली अगर आप उसमें कोई ऐसा रेलवे, कोई ऐसे ट्रेन का सीन देखेंगे, तो आप देख पाएंगे कि उसमें क्या होता था, स्टीम इंजन होते थे उस टाइम पे, जिसमें कोयल डाला जाता था, जिसकी वजह से स्टीम जनरेट होती थी, जिसकी वजह से इंजन रन करता था एंड द ट्रेन यूज्ड टू रन। तो उस टाइम पे कोल वाज कंसिडर्ड टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट एसेट फॉर द रेलवे इंडस्ट्री। आजकल तो इलेक्ट्रिकल एंड डीजल इंजन आ चुके हैं, बट फ्यू लेट्स से 1 or 2 decades back, coal used to be one of the most important components of the railway industry, क्योंकि उसके बिना रेलवे कुछ भी नहीं था। जब इंजन ही रन नहीं होंगे तो रेलवे इंडस्ट्री ऑब्वियसली स्टॉप हो जाएगी। उसके बाद इट इज ऑल्सो यूज्ड इन थर्मल पावर प्लांट्स टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। ये आज तक होता है, थर्मल पावर प्लांट्स के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कोल। कोल की वजह से ही इलेक्ट्रिसिटी वो लोग जनरेट कर पाते हैं। कोल इज ऑल्सो यूज्ड एज फ्यूल इन वेरियस इंडस्ट्रीज। बहुत सी इंडस्ट्रीज में भी कोल एज अ फ्यूल यूज होता है। ठीक है, अब इसके बाद हम ये देखेंगे कि हमारे फॉसिल फ्यूल्स क्या होते हैं। लेट्स रीड सम एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज लाइक कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। ये सब फॉर्म कैसे हुई? दे वर फॉर्म्ड फ्रॉम द डेड रिमेन्स of living organisms, fossil. So these are known as fossil fuels. जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स मर गए थे, फिर वो बरी होते चले गए, उनके कंप्रेस होते चले गए, हीट जैसे जैसे वो कंप्रेस होते चले गए, उनके ऊपर प्रेशर और हीट दोनों बढ़ा एंड दे गॉट कन्वर्टेड इनटू फॉसिल फ्यूल। ठीक है, तो अब हमें पता चल गया कि फॉसिल फ्यूल क्या होता है और कोल किस टाइम पे किस तरह से कौन कौन सी इंडस्ट्रीज में यूज होता था। नाउ वी विल सी कि कोल की स्टोरी क्या है, कोल आखिरकार फॉर्म कैसे हुआ, अर्थ पे हमें मतलब कोल जनरेशन कैसे स्टार्ट हुआ। ठीक है, अबाउट 300 million years ago the earth had dense forest and low lying wetland areas due to natural process like flooding. These forests got buried under soil. तो क्या हुआ, लगभग 300 मिलियन साल पहले जो फॉरेस्ट थे ड्यू टू नेचुरल कैलामिटीज, फ्लड्स आ गए या कुछ और रीजन हो गया, वो गिर गए और वो कोलैप्स होके उसके बाद वो बरी हो गए, वो मिट्टी के अंदर दब गए। फिर टाइम के साथ साथ वो और बरी होते चले गए, उनके ऊपर और मिट्टी दबती चले गई, तो उनके ऊपर क्या क्रिएट हो गया, उनके ऊपर प्रेशर क्रिएट हो गया। प्रेशर क्रिएट होते होते और जैसे ही वो नीचे नीचे और जाने लगे, क्या हुआ, वो उनका टेम्परेचर भी बढ़ने लगा, जो उनके सराउंडिंग का टेम्परेचर था, तो उस प्रेशर, उस इंक्रीज प्रेशर और इंक्रीज टेम्परेचर में वो जो डेड प्लांट्स एंड ट्रीज थे वो सब किस में कन्वर्ट होने लगे, वो सब कोल में कन्वर्ट होने लगे। जो आज हमारे बड़े बड़े कोल माइंस हैं वो ऐसे ही बनी होंगी कि वो किसी भी क्या
डेंस फॉरेस्ट था जो वेटलैंड एरियाज में होंगे वो नेचुरल कैलामिटीज की वजह से बरी हो गया होगा, फिर प्रेशर और एक्सट्रीम प्रेशर टेम्परेचर की वजह से वो कोल में कन्वर्ट हो गया होगा। तो अब हमें पता चल गया है कि कोल कैसे जनरेट हुआ। सिंस इट वाज फॉर्म्ड फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ वेजिटेशन, कोल इज आल्सो अ फॉसिल फ्यूल। अभी हमने यहाँ पे पढ़ा था कि फॉसिल फ्यूल्स क्या होते हैं, तो हमने ये भी पढ़ लिया कि कोल भी एक तरह का फॉसिल फ्यूल है। ये हमारी कोल माइन की एक पिक्चर दी है जिसका मैं आप लोगों को एग्जांपल अभी बता रही थी। When heated in air, coal burns and produces mainly carbon dioxide gas। अगर हम कोल को एयर में ऐसे मतलब जलाएंगे तो कोल मेनली क्या प्रोड्यूस करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। कोल इंडस्ट्री में जब प्रोसेस होता है तो उसके कुछ यूजफुल प्रोडक्ट्स निकलते हैं। उसमें क्या है, 3 मोस्ट यूजफुल प्रोडक्ट्स। कोक हो जाएगा हमारा, कोल तार हो जाएगा, कोल गैस हो जाएगा। ये तीनों मोस्ट यूजफुल प्रोडक्ट्स हैं किसके, कोल के, जब वो प्रोसेस होता है तब। अब हम पढ़ते हैं कि कोक, कोल तार और कोल गैस होती क्या है। कोक क्या होता है, ये टफ पोरस एंड ब्लैक सब्सटेंस है, ठीक है। पोरस मतलब क्या होगा, जिसमें बहुत सारे पोर्स हो, ठीक है। ये एक हार्ड टफ बहुत सारे पोर्स वाला ब्लैक सब्सटेंस है, ठीक है। ये इट इज ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको कभी भी एक क्वेश्चन आ सकता है कि विच इज ऑलमोस्ट द प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन, तो वहां पे आप क्या लिखेंगे, वहां पे आप कोक लिखेंगे। कोक इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील एंड इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेनी इट इज यूज्ड इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेनी मेटल्स, ठीक है। ये हमारा बहुत ही प्योर फॉर्म होता है। ये बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, स्टील मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में यूज होता है। इसका एक ये इम्पोर्टेंट यूज हो गया, और दूसरा बहुत सारे मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करने में ये यूज होता है, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा कोल तार। अब कोल तार क्या होता है, कोल तार होता है एक ब्लैक थिक लिक्विड, ठीक है। इसकी स्मेल थोड़ी सी अजीब होती है। ये किसका मिक्सचर होता है, यहाँ पे आपको कोल तार की फोटो दी है। It is a mixture of about 200 substances, ठीक है। इसमें बहुत सारी चीजों का मिक्सचर है। इसके प्रोडक्ट्स क्या क्या हैं, ये बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में यूज होता है, ठीक है। किस किस में, सिंथेटिक डाइज बनाने में, ड्रग्स में, एक्सप्लोजिव्स में, परफ्यूम्स में, प्लास्टिक, पेंट्स, फोटोग्राफी मटेरियल्स, रूफिंग मटेरियल्स एक्सेट्रा में कोल तार यूज होता है। उसके बाद एक जो सबसे मतलब सबसे अलग जो यहाँ पे एक इसके बारे में इसका यूज बताया गया है कि नैफ्थलीन बॉल्स जो होती हैं, जो आपने देखा होगा जनरली कि मतलब अगर हमारी मम्मियाँ डाल देती है कि कपड़ों में इंसेक्ट्स ना लगे या उनमें से अजीब स्मेल ना आए, तो बेड में, अलमीराज में नैफ्थलीन बॉल डाल दिया जाता है। वो भी ऑब्टेन होता है कोल तार से ही। वो नैफ्थलीन बॉल्स भी कोल तार से ऑब्टेन होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने कोल तार के बारे में पढ़ लिया और कोक के बारे में पढ़ लिया। ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि आजकल बिटुमिन यूज होता है, जो कि पेट्रोलियम का बाय प्रोडक्ट है, कोल तार की जगह, ठीक है। मेटलिंग करने के लिए रोड्स की मेटलिंग करने के लिए आपने देखा होगा जब रोड बन रही होती है तो वहां पे टारिंग करी जाती है, तो उसमें अब कोल तार नहीं यूज होता, अब उसमें बिटुमिन यूज होता है, जो कि पेट्रोलियम का एक बाय प्रोडक्ट है, ठीक है। अब हम लास्ट पढ़ेंगे कोल गैस। कोल गैस क्या होती है, ये ऑब्टेन होती है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ कोल टू गेट कोक। जब हम कोल से कोक एक्सट्रैक्ट करते हैं, उस प्रोसेस के दौरान कोल गैस प्रोड्यूस होती है। इट इज यूज्ड as a fuel in many industries situated near the coal processing plant। बहुत सारी इंडस्ट्रीज जो कोल प्रोसेस करने वाले प्लांट्स के अगल बगल सिचुएटेड होते हैं, वहां पे ये यूज होता है एज अ फ्यूल। अब हम पढ़ेंगे पेट्रोलियम के बारे में। अभी तक हमने कोल के बारे में पढ़ लिया, उससे हमें कोक मिलता है, कोल तार मिलता है, कोल गैस मिलती है। अब हम पेट्रोलियम, उसके बाय प्रोडक्ट्स, वो कैसे ओरिजिनेट हुआ, कहाँ से मिलता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। पेट्रोलियम
अच्छा, हम सबको पता है कि पेट्रोल और डीजल क्या होता है। ये भी पेट्रोलियम का एक बाय प्रोडक्ट है। हमारी गाड़ियों को रन करने में सबसे इम्पोर्टेंट रोल पेट्रोल एंड डीजल प्ले करते हैं, ठीक है। ये भी हमें ऑब्टेन होता है किससे, नेचुरल रिसोर्स कॉल्ड पेट्रोलियम, ठीक है। अब पेट्रोलियम का इस वर्ड का मतलब क्या होता है, पेट्रा मतलब रॉक और ओलियम मतलब ऑयल। ये हमें रॉक से मिलने वाला ऑयल है। इंडिया में जो पेट्रोलियम रिजर्व है उसका नाम है बॉम्बे हाई, ठीक है, जो कि अरेबियन सी में है, मुंबई से ऑफशोर में लोकेटेड है और ये हमारे इंडिया का सबसे बड़ा पेट्रोलियम रिजर्वॉयर है, ठीक है। यहाँ से हमें पेट्रोलियम मिलता है एंड देन वो रिफाइनरीज में जाता है। जब वो रिफाइन होता है तो हमें उसके बहुत सारे बाय प्रोडक्ट्स मिलते हैं। वो पेट्रोल जब रिफाइनरीज में जाता है तो वहां से हमें उसके बहुत सारे बाय प्रोडक्ट्स डिराइव होते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। हमने यहाँ पे देख लिया पेट्रा और ओलियम का मतलब क्या होता है। उसके बाद हम पेट्रोल के फॉर्मेशन के बारे में पढ़ेंगे कि पेट्रोल फॉर्म कैसे हुआ, ठीक है। जो लिविंग जो सी ऑर्गेनिजम्स थे, ठीक है, वो ऐसे ही बरी होते चले गए, ओके, वो बरी होते चले गए एंड देन दे फॉर्म्ड अ रॉक, जो कि हमारे क्या हो गए, एक सेडिमेंट्री रॉक, सेडिमेंट्री कह रही, एक ऐसे फॉसिल्स डिपॉजिट होते चले गए एंड देन दैट रॉक वाज फॉर्म्ड, जिसमें से लेटर ऑन ड्यू टू कंप्रेशन एंड हीट पेट्रोलियम उसमें फॉर्म होने लगा, ठीक। अब एक बार हम इसकी रीजन कर लेते हैं। पेट्रोलियम वाज फॉर्म्ड फ्रॉम द ऑर्गेनिजम्स लिविंग इन द सी। As these organisms died, their bodies settled at the bottom of the sea and got covered with layers of sand and clay. जैसे हमने फॉसिल फ्यूल्स के बारे में पढ़ा था कोल के टाइम पे कि जो पेड़ पौधे नेचुरल कैलामिटीज की वजह से कोलैप्स हो गए थे, फिर वो बरी होते चले गए थे, उसमें वो मिट्टी के अंदर दबते चले गए थे, वैसे ही यहाँ पे जो सी ऑर्गेनिजम्स हैं जब मर गए तो वो भी सैंड एंड क्ले से दबते हुए चले गए, तो उनके ऊपर क्या क्रिएट हुआ, प्रेशर क्रिएट हुआ। जितना दबते हुए चले जाएंगे अर्थ में अंदर, उतना ही उनके ऊपर क्या क्रिएट हो जाएगा, टेम्परेचर भी बढ़ता चला जाएगा और फिर वो रॉक में ट्रांसफॉर्म हो गए, ठीक है। वो मिलियंस ऑफ इयर्स एब्सेंस ऑफ एयर, हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर ट्रांसफॉर्म्ड देम into the transform the dead organisms into petroleum and natural gas, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज है जो कि बहुत ही मतलब नोटिस करने वाली है कि हमने ये देखा नीचे जो अभी मैंने डायग्राम शो किया था आपको कि लेयर कंटेनिंग पेट्रोलियम ऑयल एंड गैस इज अबव दैट ऑफ वाटर। अब ऐसा क्यों है कि जिस लेयर में ऑयल और गैस था वो पानी के ऊपर है, इसके क्यों होता है, क्योंकि ऑयल और गैस हमेशा लाइटर होते हैं देन वाटर और वो मिक्स नहीं होते, इसलिए पानी था, फिर ऑयल, फिर गैस, ठीक। यहाँ पे भी देखिए मुंबई हाई के बारे में दिया है एंड देन द रिवर ऑफ बेसिन्स ऑफ गोदावरी एंड कृष्णा हमारे क्या है, हमारा पेट्रोलियम रिजर्व है। अब मैंने आपको बताया था कि पेट्रोलियम को भी हम क्या करते हैं, रिफाइन करते हैं। तो जब पेट्रोलियम अपनी रिफाइनरीज में जाता है, जहाँ पेट्रोलियम रिफाइन होता है उसे हम पेट्रोलियम रिफाइनरीज कहते हैं, तो वहाँ पे पेट्रोलियम के रिफाइनिंग प्रोसेस में हमें बहुत सारे ऐसे बाय प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं जो कि हमारी डे टू डे लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो अब हम देखेंगे कि हम कैसे पेट्रोलियम और उसके बाय प्रोडक्ट्स को यूटिलाइज करते हैं। पेट्रोलियम इज अ डार्क ऑयली लिक्विड, इट हैज एन अनप्लेजेंट odor. It's a mixture of various constituents such as petroleum, gas, petrol, diesel, lubricant oil, paraffin, wax, etc. The process of refining, separating the various constituents, fractions of the petroleum is known as refining. It is carried away in petroleum refinery. मैंने आपको बताया था जहाँ पे इसके हर एक constituent को इससे अलग किया जाता है जिनसे ये बना है, वो कहाँ होता है, पेट्रोलियम रिफाइनरीज में होता है, ठीक। उसके बाद हम देखेंगे पेट्रोलियम के वेरियस क्या कहते हैं कंपोनेंट्स होते क्या है। पेट्रोलियम से हमें क्या मिलता है, एलपीजी मिलता है। एलपीजी हमारे गैस सिलेंडर्स में होता है जो हमारे गैस स्टोव से कनेक्टेड होता है, हमारा खाना उसी पे बनता है। पेट्रोल मिलता है हमारे गाड़ियों को, व्हीकल्स को रन करने में हेल्प करता है। केरोसिन मिलता है, फ्यूल है स्टोव के लिए। और
ये कहाँ यूज होता है? जेट एयरक्राफ्ट और लैंप्स में। डीजल है हैवी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो होते हैं, उन हैवी मोटर व्हीकल्स जो होते हैं उन्हें रन करने में हेल्प करता है। ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल एक्ट्स एज अ ल्यूब्रिकेंट। पैराफिन वैक्स हमारी ऑइंटमेंट्स, कैंडल, वैसलीन, इनफैक्ट हमारी कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में भी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है पैराफिन वैक्स। उसके बाद आता है बिटुमेन। आपको याद होगा हमने ऊपर पढ़ा था कि कोल tar की जगह पे आजकल मेटलिंग ऑफ रोड्स में बिटुमेन यूज होता है, तो इट इज यूज्ड इन पेंट्स, रोड सर्फेसिंग। ठीक, उसके बाद हम नेचुरल गैस के बारे में पढ़ेंगे। नेचुरल गैस भी हमें मोस्टली क्या कहते हैं, हमारे ये पेट्रोलियम रिजर्वॉयर्स में भी अवेलेबल होती है। नेचुरल गैसेस के भी अपने वो होते हैं। नेचुरल गैस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉसिल फ्यूल बिकॉज इट इज इजी टू ट्रांसपोर्ट थ्रू पाइप्स। इसे पाइप्स के थ्रू निकालना और फिर ट्रांसपोर्ट करना बहुत ही आसान होता है। Natural gas is stored under high pressure as compressed natural gas, CNG। CNG के बारे में हम सबने सुना है, हमारे मोस्टली अब जो ऑटोज चलते हैं वो CNG वाले होते हैं, क्योंकि CNG को लेस पोल्यूटिंग कंसिडर किया जाता है इन कंपैरिजन टू व्हाट पेट्रोल एंड डीजल। तो वो बनती कैसे है CNG? नेचुरल गैस को ही बहुत ज्यादा हाई प्रेशर में रखा जाता है, इसीलिए हम CNG को कंप्रेस्ड नेचुरल गैस कहते हैं। CNG is used for power generation. It is being used as a fuel for transport vehicles because it is less polluting. It's a cleaner fuel. ठीक है, CNG के advantages क्या क्या हैं? It can be used directly for the burning in homes and factories, where it can be supplied through pipes। ठीक है, बहुत इजीली सप्लाई की जा सकती है और होम्स और फैक्ट्रीज में यूज हो जाती है। ठीक है, इस यहाँ का नेटवर्क, ऐसा एक CNG नेटवर्क एग्जिस्ट करता है कहाँ? पाइप इन वडोदरा, गुजरात एंड सम पार्ट्स ऑफ दिल्ली एंड अदर प्लेसेस। नेचुरल गैस इज आल्सो यूज्ड एज स्टार्टिंग मटेरियल फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ नंबर ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स। ठीक है, इंडिया में बहुत ही वास्ट नेचुरल गैस रिजर्व्स भी हैं। In our country, natural gas has been found in Tripura, Rajasthan, Maharashtra, and in Krishna Godavari Delta. Okay. ठीक है, अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कैन कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस बी प्रिपेयर्ड इन द लेबोरेटरी फ्रॉम डेड ऑर्गेनिजम्स। अब हाँ, ये क्वेश्चन आना बहुत ही कॉमन है, क्योंकि हमने अभी तक पढ़ लिया कि ये जितना भी कुछ हमें मिला है, चाहे कोल हो, चाहे नेचुरल गैस हो, चाहे हमारा पेट्रोलियम हो, ये हमें फॉसिल फ्यूल से मिला है, डेड ऑर्गेनिज्म से मिला है। तो क्या ये लेबोरेटरी में प्रिपेयर हो सकता है वापस से? तो इसका आंसर क्या होगा? नो। देयर फॉर्मेशन इज अ वेरी स्लो प्रोसेस एंड कंडीशंस फॉर देयर फॉर्मेशन कैन नॉट बी क्रिएटेड इन द लेबोरेटरी। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो सिर्फ और सिर्फ नेचर ही कर पाता है, because nature obviously masters all the science and all the sciences and all the scientists. Nature has got the biggest laboratory, let's say, जो वहाँ होता है उसे exactly copy करना किसी human या man made laboratory में possible नहीं है। ये इतना एक slow process है, और जो इसकी conditions हैं, जैसा environment इसे चाहिए, वो हम laboratory में मतलब वैसा बना ही नहीं सकते। ठीक है, इसीलिए फॉसिल फ्यूल्स को क्रिएट करना लेबोरेटरी में पॉसिबल है ही नहीं। इसीलिए इन पर्टिकुलर फ्यूल्स को हम एग्जॉस्टेबल भी कंसिडर करते हैं, क्योंकि हम इसे रिक्रिएट नहीं कर सकते। तो हमें इसे बहुत ही ज़्यादा ध्यान से, सावधानी से यूज करना चाहिए, ना कि इसे एक्सप्लॉइट करना चाहिए। अब हम पढ़ेंगे कि नेचुरल गैस, नेचुरल रिसोर्सेज जो है हमारी वो लिमिटेड है। सेम एग्जॉस्टेबिलिटी वाला कंसेप्ट। तो हमने ये पढ़ लिया कि नेचुरल गैसेस हमारी लिमिटेड है। फॉसिल फ्यूल्स हो गए, फॉरेस्ट हो गए, मिनरल्स हो गए, कोल एंड पेट्रोलियम हो गए, इसमें ये, और ये बहुत एक स्लो प्रोसेस है, तो इसको दोबारा से क्रिएट करना भी उतना आसान नहीं है। इसीलिए हमें कुछ ऐसी चीजें हैं जो पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन जो है इंडिया की, PCRA, ने एडवाइस किया लोगों को कि वो कैसे अपना पेट्रोल डीजल सेव कर सकते हैं व्हाइल ड्राइविंग। तो उसमें क्या आएगा? ड्राइव एट कांस्टेंट एंड मॉडरेट स्पीड एज फार एज पॉसिबल। एक ही स्पीड पे ड्राइव करें जितना दूर तक हो सके उतना। ठीक है, दूसरा, इंजन को ट्रैफिक लाइट्स पे स्विच ऑफ कर दें, या फिर ऐसे प्लेसेस पे जहां आपको
वेट करना पड़ता है, तो वहाँ पे हम अपने इंजन को स्विच ऑफ करते हैं। उसको ऑन करके फ्यूल वेस्ट करने से ये एक बेटर ऑप्शन है। उसके बाद हमें टायर प्रेशर का ध्यान रखना चाहिए, ठीक। एंड फोर्थ पॉइंट इज हमें रेगुलर मेंटेनेंस चेक करना चाहिए अपनी व्हीकल का, ताकि अगर उसमें कोई भी प्रॉब्लम आ रही है उसकी वजह से फ्यूल ज़्यादा एक्सप्लॉइट ना हो। अब हम हमारे चैप्टर की एक बार वापस से एक समरी पढ़ लेते हैं। पहला क्या है, कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैसेस आर फॉसिल फ्यूल्स। फॉसिल फ्यूल्स हमने पढ़ा था क्या होते हैं, जब ईयर्स एंड ईयर्स में क्या हमारे डेड ऑर्गेनिजम्स डिपॉजिट होने लगते हैं, कंप्रेस होने लगते हैं अंदर मिट्टी में या क्ले में, जो भी है उनके ऊपर क्या क्रिएट हो जाता है, प्रेशर क्रिएट हो जाता है, और क्या बढ़ता है, उन पे टेम्परेचर बढ़ता है, जिसकी वजह से वो ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं इनटू फॉसिल्स, और वहां से हम क्या डिराइव करते हैं, वेरियस काइंड्स ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। ठीक है, फॉसिल फ्यूल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम द डेड रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो। फॉसिल फ्यूल्स आर एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज। ये इतनी लिमिटेड अमाउंट में है कि आप अगर हम इसे ध्यान से यूज ना करें और इसे एक्सप्लॉइट करें तो आफ्टर अ सर्टेन टाइम पीरियड ये कंप्लीटली खत्म हो जाएंगे। इसीलिए हम इसे क्या कंसिडर करते हैं, एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज कंसिडर करते हैं। और इसी के कॉन्ट्रडिक्टरी क्या होगा, इनएग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज होती हैं। हमने ऊपर पढ़ा था कि इनएग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज कौन सी हैं, हमारी एयर, सन, इन सब से जो रिसोर्सेज हम पैदा करते हैं, जैसे कि हमारी सोलार एनर्जी हो गई, विंड एनर्जी हो गई, हमारे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स हो गए, ये सब हमारी मैनमेड रिसोर्सेज या इनएग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज हैं। उसके बाद हमने कोल के बाय प्रोडक्ट्स पढ़े थे, कोल तार एंड कोल गैस, और हमने पेट्रोलियम के भी बाय प्रोडक्ट्स पढ़े थे। हमें पेट्रोलियम से क्या क्या मिलता है, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, पैराफिन वैक्स, ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल, ये सब हमें पेट्रोल जब पेट्रोलियम रिफाइनरीज में जाता है वहां से उसके रिफाइनिंग के टाइम पे हमें मिलता है। उसके बाद कोल एंड पेट्रोलियम रिसोर्सेज आर लिमिटेड, इसीलिए हमें इन्हें बहुत ही रिस्पॉन्सिबली यूज करना चाहिए। आई गेस विद दिस आई हैव प्रीटी मच समड अप द चैप्टर। So thank you for watching and stay connected to our channel.